कैरियर मेकर में आप सभी का भरपूर स्वागत है। एसएससी जीडी के श्रृंखला के अंतर्गत हम जो इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं जीडी के प्रीवियस ईयर के पेपरों में, आज ये हमारा 14वीं नंबर का आपका वीडियो है। ठीक है, तो देखें इस जो इस वीडियो में जो भी प्रश्न शामिल है, आशा आपको पुराने प्रश्न पसंद आए होंगे और उनमें जो भी बातें हैं आप देख रहे होंगे कि हर एक पेपर एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। पहले जो प्रश्न आ रहे हैं वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी न किसी में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने प्रश्नों की ओर। देखें, भारत में सहकारी बैंक राज्य अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं। तो पूछ रहा है कि सहकारी बैंक जो हैं तो किसके तहत पंजीकृत होते हैं। तो याद रखें, जो सहकारी बैंक हैं वो सहकारी समितियों के अंतर्गत क्या होते हैं, पंजीकृत होते हैं। ठीक है, याद रखें, भारत में देखें दो प्रकार के बैंक होते हैं, सहकारी बैंक, गैर सहकारी बैंक। जो सहकारी बैंक होते हैं तो आपका इसमें आरबीआई, कुछ ऐसे बैंक होते हैं आरबीआई अधिनियम लागू होता है, आरबीआई की धाराएं लागू होती हैं। ठीक है, तो वो सरकारी बैंक कहलाते हैं सहकारी बैंक। जिनमें धाराएं लागू ना हो आरबीआई की वो गैर सरकारी बैंक कहलाते हैं। तो ये जो भारत में सहकारी बैंक हैं ये राज्य सहकारी समितियों के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो पहला प्रश्न ये है, खेलो इंडिया जो स्कूल गेम्स हैं इसका पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर है 2018 का जो संस्करण है वो 2018 में आयोजित। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें, तो शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरुआत किए। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो स्टार्टअप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया इसकी शुरुआत कब हुई है। तो याद रखें, जो स्टार्टअप इंडिया है इसकी शुरुआत ये पुराने प्रश्न में आ चुका है 16 जनवरी 2016। शायद तीसरा या चौथा नंबर का वीडियो था, से प्रश्न आया था। तो मैंने आपको बताया था कि 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया शुरू हुई थी और इसमें उद्देश्य लेकर के है कि उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम, जो उद्यमी होते हैं तो उद्यमियों को समर्थन देने के ये योजना प्रारंभ की गई थी, जिसकी शुरुआत हुई थी 16 जनवरी 2016। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें, एल्कीन्स के सामान्य सूत्र को पहचानिए। एल्कीन्स का सामान्य सूत्र तो देखें होती है, एक एल्केन होता है, एक एल्केन होता है, एक एल्कीन होता है, इन होता है और एक होता है एल्काइन। जो एल्केन होता है इसका सामान्य सूत्र होता है CnH 2n+। जो एल्कीन होता है इसका सामान्य सूत्र होता है CnH 2n। जो एल्काइन होता है इसका सामान्य सूत्र होता है CnH 2n-2। ठीक है, तो याद रखें ये जो प्लस वाले हैं यहाँ n इक्वल टू 1 होता है, इनकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर भी n इक्वल टू 1 होगा, लेकिन यहाँ पर n इक्वल टू 1 नहीं होगा। n इक्वल टू 1 नहीं होगा क्योंकि कभी भी यहाँ पर माइनस में वैल्यू आ जाएगी, इसलिए n इक्वल टू 1 नहीं होगा। n के अलावा आप कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं यहाँ पर। तो आपसे पूछा है एल्कीन्स का, तो याद रखें एल्कीन्स का जो सामान्य सूत्र है वो होता है CnH2n। तो ऑप्शन नंबर CnH2n, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। तो इसको भी याद रखें, एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइन। एल्केन में CnH2n+2 होता है, एल्कीन में CnH2n होता है और एल्काइन में CnH2n-2। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें, अश्व घोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की के दरबारी कवि थे। तो याद रखें, जो अश्व घोष हैं के लिए आप ट्रिक याद रखें, अचानक। ठीक है, आ से है अश्व घोष, आ से है अश्वघोष, चा से है चरक, चरक, ना से है नागार्जुन, नागार्जुन, और ये जो का से है कनिष्क। तो याद रखें अश्वघोष, चरक और नागार्जुन ये तीनों कनिष्क के दरबारी कवि हैं। ठीक है, तो प्रश्न है अश्वघोष किनके दरबारी कवि हैं। तो अश्वघोष आपके किसके दरबारी कवि हैं, कनिष्क। इसके लिए आप याद रखें अचानक। ठीक है, अश्वघोष की रचना का नाम था बुद्ध चरित, बुद्ध चरित, और यही बुद्ध चरित है जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है। ठीक है, देखें नागार्जुन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था, इसीलिए इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, नागार्जुन को। ठीक है, और ये जो चरक हैं
तो चरक फेमस है, ये महान आयुर्वेदाचार्य है। और चरक जो थे तो चरक चरक संहिता के लिए फेमस थे, ठीक है। और ये आपका इनको आयुर्वेद का ज्ञान था। तो आयुर्वेदाचार्य है, तो याद रखें अश्वघोष, नागार्जुन और चरक, ये तीनों इसके दरबारी कवि हैं। कनिष्क, ठीक है। और कनिष्क जो है ये आपका कुषाण वंश का राजा है, संस्थापक नहीं है। कुषाण वंश का आपका एक महान राजा है। याद रखें कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो था कुजुल कड़फिसेस, जबकि जो कनिष्क था इस वंश का प्रतापी शासक था कनिष्क, ठीक है। तो कनिष्क इस वंश का प्रतापी शासक था, कनिष्क संस्थापक कुषाण वंश का, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखें, ठीक है। और देखें ऑप्शन, ठीक है, और जबरदस्ती के ऑप्शन बने हुए हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के केंद्रीय मंत्री कौन थे? ये आपका उस टाइम का करंट अफेयर्स का प्रश्न था। 2022 के अनुसार केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में केंद्रीय मंत्री पूछ रहा था, उस टाइम पे कौन थे? पशुपति कुमार पारस, इसका राइट आंसर है पशुपति कुमार पारस, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो मैंने आपको कई बार बताया है कि भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। जो मौलिक कर्तव्य हैं, तो मौलिक कर्तव्य जो हैं तो भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो आपको भाग 4 का में मिलेंगे, भाग 4 का। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 51 का में मिलेंगे, मतलब ये शुरुआती भारतीय संविधान, ठीक है। दूसरी बात, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह, ठीक है। तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा के आधार पर भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 किया गया था। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भारतीय संविधान में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन अगर मैं कहूँ वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। क्या 11वां नंबर का मौलिक कर्तव्य है कि माता पिता का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजेंगे। ये हमने 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत इस बात को जोड़ा था। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा था। तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की बात कही थी जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़े गए थे। और जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये भारतीय संविधान में रूस के संविधान से लिए गए हैं। रूस के संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। तो पूछा है कि कब जोड़े गए, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इनको हमने जोड़ा था, ठीक है। एक बात और याद रखें, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है इन्हें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का छोटा संविधान भी कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को, क्योंकि बहुत सारी बात 42वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। तो याद रखिए जब कभी जोड़ने का ऑप्शन आए क्लियर ना होगा इसका आंसर क्या होगा, तो आप 42वां संविधान संशोधन में टिक कर सकते हैं। और हटाने की बात आए तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में आप टिक कर सकते हैं। लगभग आपका उत्तर क्या होगा, सही होगा, यदि पता ना हो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन का नाम अक्सर समूह में के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है? निम्न में से का चयन करें, मतलब 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, उन्हें पहचानना है। तो याद रखें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और एक और व्यक्ति जिनका नाम था अरविंद घोष। अरविंद घोष, ये जो तीनों व्यक्ति हैं, ये चारों जो व्यक्ति हैं, ये गरम दल से संबंधित हैं, गरम दल से संबंधित हैं, जबकि दादा भाई नौरोजी का संबंध आपका गरम दल से। ये तीनों व्यक्ति आपका गरम दल से संबंधित है। लाल बाल पाल घोष, ठीक है, लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक, पाल बिपिन चंद्र पाल और घोष मतलब अरविंद घोष। और ये सब गरम दल के नेता थे, जबकि दादा भाई नौरोजी नरम दल के नेता थे। और दादा भाई नौरोजी हैं, इन्हें भारत का वयोवृद्ध कहा जाता है। और यही दादा भाई नौरोजी हैं, ये इनका संबंध जो है ये पारसी धर्म से है। पारसी धर्म एक ऐसा धर्म है यहाँ आपको 24 घंटे आग मिलेगी, चाहे के रूप में हो और चाहे जलती के रूप में हो, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी और इनका जो अग्नि पूजक होता है पारसियों का, वो भी आपका एक मंदिर होता है, अग्नि मंदिर जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी का संबंध पारसी, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी वही हैं जिन्होंने सबसे पहले 1878 में पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब लिखी थी, जिसमें भारत में बताया था कि भारत
कैसे धन निष्कासित करके ब्रिटेन भेज रहे थे। ठीक है, वही है दादाभाई नौरोजी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न, भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और संवर्ती सूची से संबंधित है? तो याद रखें, भारतीय संविधान में जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां बनी हुई हैं। एक है संघ सूची, जिसे यूनियन लिस्ट कहा जाता है, दूसरी है राज्य सूची, जिसे स्टेट लिस्ट कहा जाता है, और तीसरी है संवर्ती सूची, जिसे कॉनकरेंट लिस्ट कहा। ठीक है, संघ सूची, दूसरी आपकी कौन सी है राज्य सूची, और तीसरी आपकी कौन सी है संवर्ती सूची। जो संघ सूची है, पहले इसमें आपके 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं, वर्तमान में करंट में 100 विषय हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। संवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय। तो भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची है जो आपको 3 सूचियों के बारे में बताती है। ठीक है, कुछ विषय देखें। संघ सूची में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जैसे आपका रेलवे शामिल हो जाएगा, बंदरगाह शामिल हो जाएगा, जनगणना संसद शामिल हो जाएगी, ये सब संघ सूची के विषय हैं। राज्य सूची के विषयों में जैसे आपका पुलिस हो जाएगा, इसे लिखा रहता है मध्य प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, क्योंकि पुलिस राज्य सूची का विषय है। इसके अलावा याद रखें कृषि भी आपका कौन सी सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। ठीक है, इसके अलावा सिंचाई, सिंचाई भी की सूची का विषय है और राज्य सूची का विषय है। संवर्ती सूची में याद रखें, यहाँ पर आपका आ जाता है वन, यहाँ पर आ जाता है परिवार नियोजन और जनसंख्या, परिवार नियोजन आ जाता है, प्लानिंग जिसे कहा जाता है, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण। ठीक है, यहीं पर आ जाता है बांट एवं माप, बांट एवं माप, यहीं पर आ जाता है जानवरों और पशुओं की देखभाल, जानवरों एवं पशुओं की देखभाल, पशुओं की देखभाल, और यहीं पर आ जाता है शिक्षा। एक बार पूछा गया है शिक्षा कौन सी सूची का विषय है, संवर्ती सूची का विषय है। तो जो संघ सूची है इसमें कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है, यानी केंद्र सरकार को होता है। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार को होता है, और संवर्ती सूची में होता है और राज्य को भी होता है, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून लागू माना जाता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर क्या है, 7वीं। ठीक है, 11वीं सूची में आपका पंचायती राज्य के लिए, पंचायती राज्य के लिए आपके 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 9वीं सूची जो है ये आपका पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ी गई है, जिसमें संपत्ति के अधिग्रहण की बात की गई है कि भारत सरकार आपसे आपकी संपत्ति किस प्रकार छीन सकता है, ये नवीन सूची बताती है। वर्तमान में नवीन सूची में 284 सब्जेक्ट रखे गए हैं। ठीक है, 5वीं सूची जो है ये आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उल्लेख करती है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में कैसे प्रशासन निश्चित करेगा और कैसे उन्हें कंट्रोल रखेंगे, ये बताती है। ठीक है, पूर्ण है, एक न एक प्रश्न से पूछा ही जाता है। ठीक है, पढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत में किसी लघु उद्योग को के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है, मतलब लघु उद्योग को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो याद रखें ऑप्शन है आपके भागीदारों की अधिकतम संख्या, किसी इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति, कर्मचारियों की अधिकतम संख्या या निवेशकों की अधिकतम संख्या। तो याद रखें कि इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति से कहा जाता है लघु उद्योग। ठीक है, इसका उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस त्योहार में 14 देवताओं की पूजा की जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14 देवताओं की जो पूजा है ये आपका त्योहार में की जाती है। में आपका ये खट्टी पूजा जो होती है ये बेसिकली त्रिपुरा के रूप में मनाते हैं, त्रिपुरा में मनाया जाने वाला त्योहार है। और याद रखें ये 14 दिवसीय त्योहार है, 14 दिनों का होता है, 14 दिवसीय त्योहार है। और इस 14 दिवसीय त्योहार में 14 दिवसीय त्योहार में आपका क्या होता है, 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है, साथ में पृथ्वी की पूजा की जाती है, जो त्रिपुरा में मनाया जाता है। ठीक है, इसके और ऑप्शन क्या है, इसके अलावा बोनालू है, बोनालू जो है ये तेलंगाना में मनाए जाने वाला त्योहार है, बोनालू तेलंगाना में मनाया जाता है। जो लोसर है ये बेसिकली नेपाल तरफ मनाया जाता है, नेपाल हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, नेपाल अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर मनाया जाता है, नेपाल अरुणाचल। ठीक है,
यहाँ पर मनाया जाता है। और याद रखें जो लोसर है, ये जो त्योहार है ये बुद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध धर्म से संबंधित आपका लोसर त्योहार है। 14 देवताओं की पूजा किसमें होती है? खर्ची पूजा। और खर्ची पूजा कहाँ का है? मथुरा का है। 14 दिनों तक होती है। पृथ्वी के साथ साथ 14 अलग अलग देवताओं की पूजा इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें, चांगलो आदिवासी नृत्य की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। मतलब एक नृत्य है जिसका नाम है चांगलो, ये आदिवासियों का नृत्य है। तो पूछता है आदिवासी की चांग जनजाति वो नृत्य करती है तो कौन सा है? याद रखें, चांगलो जो है ये नागालैंड में आयोजित होता है। चांगलो जो नागालैंड में आयोजित होने वाला नृत्य है जो चांग जनजाति करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है? अंतः उष्ण ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जिसे अंतः उष्ण अभिकरण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि क्या होता है? दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम व्यापारिक पवनें अभिसरण करती है। दक्षिण पूर्वी और उत्तर पश्चिमी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती है। दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी व्यापारिक पवनें विचरण करती है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें विचरण करती है। ये बिल्कुल सही आंसर है। दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी दोनों यहाँ पर क्या है? व्यापारिक पवनें अभिसरण। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है इंटर जोन। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। चौधरी अजीत सिंह जिनका निधन 2021 में हो गया है, तो निम्नलिखित में से किस पार्टी के संस्थापक हैं? तो बहुत ही फेमस प्रश्न है, उस टाइम पे ये करंट में भी था। तो चौधरी अजीत सिंह जिनका निधन हुआ है, ये राष्ट्रीय लोक दल से इनका संबंध है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, राष्ट्रीय लोक दल। ठीक है, देखें, दूरसंचार उद्योग में उपग्रह, क्लोज्ड कंप्यूटर नेटवर्क और शामिल होते हैं। तो उपग्रह, यहाँ पर देखें उपग्रह शामिल है, क्लोज्ड कंप्यूटर नेटवर्क शामिल है। तो उपग्रह से संबंधित डिवाइस का नाम क्या है? वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, वायरलेस नेटवर्क आपका तो संचार कम्युनिकेशन, जैसे हमारा टेलीफोन है तो ये वायरलेस होता है, तो इसमें कोई वायर और हमारा क्या है? कम्युनिकेशन होता है। इसी तरह संचार प्रक्रिया में जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? वायरलेस नेटवर्क को नेटवर्क के अंतर्गत। देखिए प्रश्न, फास्ट फूड प्रायः वसा और से भरपूर होते हैं। तो फास्ट फूड जो होते हैं उसमें क्या होते हैं? अपूरित कैलोरी होती है, मतलब पूरी तरह से कैलोरी पूर्ण नहीं होती, अपूर्त होती है, मतलब आधी कैलोरी होती है, बहुत ही कम मात्रा में कैलोरी मिलती है फास्ट फूड। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? अपूरित कैलोरी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले ओर। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? बहुत ही सरल सा प्रश्न है। भारत जो है ये किसमें स्थित है? दक्षिण एशिया में स्थित है। तो भारत कहाँ पर स्थित है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की आस्थाना नर्तकी होने का सम्मान मिला है? तो ऑप्शन है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की आस्थाना नर्तकी का गौरव किसे मिला है? इसका जो राइट आंसर है ये है यामिनी कृष्णमूर्ति। इसका जो राइट आंसर है ये है यामिनी कृष्णमूर्ति। जो सोनल मानसिंह और यामिनी का संबंध भरतनाट्यम से भी है। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न क्या है? शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जिसे प्रायः आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है, समानता, उसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? इसे शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जिसे प्रायः आधुनिक सभ्यता के रूप में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने 2019 दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? तो दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला था नेपाल 2019। हाँ, तो देखें ये थे हमारे प्रश्न। ठीक है, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली